बस्तर का जब भी जिक्र होता है तो पुलिस, नक्सली, बम, बंदूक, बारूद का भी जिक्र जेहन में आ जाता है, ज़ुबान पे आ जाता है। अब ये जो नक्सली हैं ये बस्तर में किस तरह से लोगों का विश्वास जीत पाए हैं। बस्तर के एक बहुत बड़े भूभाग में आज भी नक्सली अपनी समानांतर सरकार चलाते हुए इतनी बड़ी व्यवस्था से सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं हथियारों के दम पर। अब ये जो नक्सली हैं ये किस तरह से लोगों का, यहाँ के आदिवासियों का विश्वास जीते हुए हैं और यहाँ के आदिवासियों का समर्थन, चाहे वो डर कर ही सही, आदिवासी जो समर्थन कर रहे हैं अंदरूनी इलाके के माओवादियों को, वो कैसे संभव हो पा रहा है। इस पूरे विषय में चर्चा करने के लिए मेरे साथ आत्मसमर्पित नक्सली बद्रन्ना जी हैं। बद्रन्ना जी से भी हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। वो रिपोर्ट काफ़ी दर्शकों ने पसंद की थी और काफ़ी दर्शकों ने कमेंट कर मुझसे कहा था कि बद्रन्ना जी से इस विषय पे भी चर्चा की जानी चाहिए कि नक्सली जो है किस तरह से अंदरूनी इलाकों में लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो पाए हैं। तो मैंने सोचा चलिए बद्रन्ना जी से एक बार फिर बात कर लेते हैं। बद्रन्ना जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के आदिवासियों की बात करते हैं, बस्तर के ज्वलंत मुद्दों पे बात करते हैं। बद्रन्ना जी, जैसा कि मैं बता रहा था आपको बद्रन्ना जी 80 के दशक के माओवाद समस्या में माओवादियों से नाता जोड़ लिया था इन्होंने, उसके बाद आत्मसमर्पण कर लिया और अब ये सरकार के साथ हैं। लेकिन फिर भी सरकार की मुखालफत करने में किसी तरह की कोई कमी कसर नहीं छोड़ते हैं। आज भी ये सरकार या व्यवस्था की जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं उसको लेकर सरकार से सीधे सवाल करते हैं। बद्रन्ना जी, आपसे एक सवाल है, मुट्ठी भर नक्सली हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था से कैसे लड़ पा रहे हैं? लड़ने के लिए मैंने ये है, आर्थिक मुद्दा है उनका, है आर्थिक सामाजिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा भी है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि नहीं देखते हमको। आर्थिक सामाजिक मुद्दा अभी वर्तमान में दक्षिण बस्तर में चल रही है। तो इसको लड़ते लड़ते आज हम लोग ये सीधा शासन का विरुद्ध माने केंद्र गवर्नमेंट से लड़ने भी हुआ था। इसी मुद्दा के आधार पर आज हम लोग जनता से माने उनका विश्वास जीतने के लिए हमारे पास और सोर्स मिला था। शासन को माने विरोध नहीं करते हुए हम अपन समानांतर सरकार चलाना है। तो वर्तमान में हमको हमारा सरकार आगे जाके चलाने के लिए हमको एक प्रूफ का रूप से आज हमारा दक्षिण बस्तर में ये चल रही है। हम लोग, मैं रहते समय स्कूल भी खोले थे, हम लोग जंगल बचाओ कमेटी भी रखे थे, विकास कमेटी भी रखे थे और तालाब भी बनाए थे, कई जगह कुआं खोदवाए थे। ऐसे ये सारा काम माओवादियों ने किया था जी, ये सब माओवादी ने बनाए थे कि जनता को भी बोले कि यदि ये नेक्स्ट हमारा सरकार आएगा तो बिना पैसा का, माने बिना पैसा का राज लाएगा। आज पैसा का राज से चलने के कारण हम इंसान एक गुलामी हो गए थे। पैसा का पीछे दौड़ते दौड़ते हम मानवता टूटते जा रही है। ये ऐसी नहीं टूटना चाहिए कि बिना पैसा से मानवता बढ़ाना, विकास बढ़ाना, देश को बढ़ाना, ये चाहिए बोल के नक्सलाइट का मेन मुद्दा था। उसी मुद्दा के आधार पर आज उन लोग स्वार्थ छोड़ो, समाज के लिए लड़ो, व्यक्तिगत लड़ाई छोड़ो, मैंने संघर्ष को करना है, समाज के लिए लड़िए। जी, समाज के लिए लड़ना है। तालाब का निर्माण, कुओं का निर्माण आप लोगों ने क्यों करवाया था उस समय? ये क्या, अभी देखो अब सरकार तो नहीं बना रही है उस क्षेत्र में, तो सरकार नहीं बना रहा है तो नेक्स्ट हम कुछ तो ना कुछ करना है। लोगों को माने विश्वास जीतना है, उनको दिखाई चाहिए, नहीं तो काले हम बंदूक पकड़ के चलाने से नहीं होती है। तो बोलेगा तो ऐसे मारते रहेंगे, वो मारेगा हमको, हम मारते रहेंगे उनको, बीच में गरीब लोग फिर जेल में चले जाएंगे, जेल से आने के बाद उनको कुछ नहीं होती है। इसलिए क्या वर्तमान में हम लोग कुछ ना करके दिखाना है। इसलिए हम लोग पहले क्या मुद्दा उठाए थे कि रोड रोको तालाब बनाओ। इसका मेन मुद्दा यही देखिए कि रोड रोको, पहले तालाब बनाओ। तो इसलिए जंगल को बचाना, फिर जंगल को बचाओ, पूंजीपति को भगाओ। ये मुद्दा लाने में मकसद यही था कि हम नेक्स्ट समानांतर सरकार का स्टेप ये रहेगा। अभी पूंजीपति सरकार का नेक्स्ट इस टाइप का रहती है। अच्छा, तालाब खोदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? तो क्योंकि ग्रामीण जो तालाब खोदने में मजदूरी कर रहे हैं उन्हें भी शायद मजदूरी देते थे या नहीं देते थे? वो श्रमदान होता था? वो श्रमदान होता है, वहाँ पैसा नहीं। इसलिए पैसा, बिना पैसा का सरकार चलाना है बोलने से सब लोग को मिलजुल के करना है। श्रमदान का, श्रमदान ही अपना होता है, उसमें सबका सहमति होना चाहिए, सबका विश्वास जीतना चाहिए, वो अपना मानना है। तो इसलिए वो हम लोग क्या करते थे, तालाब पहले शुरुआत में स्टार्ट में करते समय अभी पंचायती रहते थे। सैद्धांतिक तौर पे तो सही लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली मौजूदा दौर में तो संभव नहीं है। आज नहीं होगा, वो हो रही है ना, हो रही, तब तो इतना बड़ा शासन को मुकाबला करते हुए आज भी उस जगह में खड़े हैं। तो होगा, विश्वास है, लोगों को विश्वास जीते हैं, इसलिए आज भी इतने बड़े सीआरपी के साथ मुकाबला करवाए, कोरबार से जाए, माने हर चीज़ में
मुकाबला करके भी आज खड़े होने के लिए यही विश्वास है। यही सवाल रहता है मेरा माओवादियों से भी कि आपकी लड़ाई अब सरकार से नहीं रह गई है ना, नक्सलियों की लड़ाई ऐसा लगता है कि सिर्फ जवानों के साथ में है, क्योंकि आप एक व्यवस्था से परेशान हैं, आप सीधे सरकार से लड़िए, लेकिन आप जो है इस पूरी लड़ाई में शहीद कौन हो रहा है, कौन मारा जा रहा है, किसकी पत्नियां बेवा हो रही हैं, किसके बच्चे अनाथ हो रहे हैं, उस तरफ जवानों के और इस तरफ पे आदिवासियों के। नहीं, इसमें क्या था, हमको पुलिस कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी गरीब परिवार से आता है, जो जैसे गरीब परिवार से होता है तो उनको दुश्मनी नहीं है। हम ये बोलते हैं कि पूंजीपति का दलाली काम मत करिए, उनका पैसा का पीछे बन चल के अपने समाज को मत बोलो। तो इसलिए हम इसको देखना है कि वो पैसा का लालच में गया, उसको क्या उद्देश्य है पुलिस का, ना उसको कुछ उद्देश्य है, कुछ मकसद है, नहीं तो उसको कुछ राज चलाना है, वो एक नौकर है। इसलिए बोलते हैं, हम सीधा बोलते हैं किराए सैनिक, हमको बोलते हैं वर्ग सैनिक। तो हम वर्ग सैनिक, एक वर्ग के प्रति लड़ना चाहिए। वो किराए सैनिक का मतलब किस नक्सली अपने आप को वर्ग सैनिक कहते हैं। वर्ग सैनिक, हम एक गरीब वर्ग के प्रति लड़ते हैं, तो हम हमारा सैनिक को वर्ग सैनिक बोला जाता है, इनको किराए सैनिक का रूप से माना जाता है। देखिए, जवान जो है उसका भी अपना परिवार है। कई सारे जवानों को मैंने देखा है, ठीक है, देशभक्ति की भावना तो रहता है, जज्बा रहती है, साथ में जो है बेरोजगारी का दर, जैसे आप पिछले रिपोर्ट में आपने हमसे कहा था कि देश में बेरोजगारी इस हद तक बढ़ रही है। हम जो नक्सली हैं आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हमारे पास डिग्री डिप्लोमा है तो नहीं है तो भी जो है हमको नौकरी मिल रही है, लेकिन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कई जवान ऐसे भी हैं जो मजबूरीवश पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल हो जाते हैं रोजगार की तलाश में। तो वो जाएंगे कहाँ? उन्हें भी तो रोजगार चाहिए, उनका भी तो परिवार है। नहीं, रोजगार करने दीजिए, हमको उसको मना थोड़ी कर, लेकिन आपको आपका सामने क्या हो रही है उसको कम से कम तो आप सोच लिए, मैं किस वर्ग का प्रति लड़ रहा हूँ, मैं किस वर्ग को मैं दुश्मनी नज़र से देख रहा हूँ। कि दूसरा का मन है राजनीति नेता लोग के विचारा पर उसको इशारा से हम काम नहीं करना चाहिए। हमको भी भगवान एक बुद्धि दिया था, ज्ञान दिया था, हम भी पढ़े हैं, शिक्षित हैं, तो शिक्षित होते हुए हमको एक टन अंधा को ऐसे आंख दिखाने से चले जाता है, इस रूप से नहीं जाना चाहिए ना। वहाँ जाइए, आप ड्यूटी करिए ना, किसी को ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो किसी व्यक्ति को भी नक्सलेट का नाम रखना चाहिए तो ये विकास द्रोही है। अरे भाई, तू करके तो दिखा पहले, विकास द्रोही कहाँ हो रही है, विकास के खिलाफ हम कहाँ कर रहे हैं। उस दौर में माओवाद संगठन में शामिल थे जब माओवादियों की अपनी एक आइडियोलॉजी हुआ करती थी, उनका अपना सिद्धांत हुआ करता था। क्या आज आपको लगता है माओवादियों का अपना जो है आइडियोलॉजी है, सिद्धांत है? है ना, तब सिद्धांत है, वो विश्वास करके इसलिए आज खड़ा है ना। इतना आपको भी दिखाई दे रहा है, देख आज देश विदेश सब किसका नज़र में देख रही है, दक्षिण बस्तर तरफ से देखती है। अच्छे ज्ञानी वैज्ञानिक लोग देख रहा है कि देख आपको कभी कभी दिखाई देता है देश में कि कब युद्ध चालू होता है, कम से कम 1 महीना 2 महीने के अंदर युद्ध खत्म हो जाती है, समस्या परिष्कार होती है। लेकिन हमारा 2005 से लेकर आज तक देखें, ये युद्ध को हम किस रूप से माना जाएगा कि ये वर्ग युद्ध है, वर्ग संघर्ष है। ये वर्ग संघर्ष ऐसे युद्ध के रूप से नहीं लड़ रहा है, कि युद्ध का नाम है, लेकिन इसमें गरीब जुड़े हुए हैं, वर्ग इस वर्ग के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए वो जल्दी खत्म नहीं हो पा रही है। खत्म होना बोलने से सरकार भी सोचने लग रही है, करना तो करना, क्या करूं। तो इसलिए देख आज नया सिस्टम भी लाए, देखो उसका विकास नक्सली को खत्म करने के नाम से। अभी आपने ये कहा 2005 के बाद जो है सरकार और माओवादियों के बीच सीधी लड़ाई होने लगी है, लेकिन बस्तर या छत्तीसगढ़ में माओवाद का प्रादुर्भाव मतलब जन्म 80 के दशक में हुआ जब आप शामिल हुए। 2005 के बाद कैसे सीधे आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई? आमने सामने शासन को समझ में आ गई कि इस क्षेत्र को हम विमुक्ति करना है। ये हम जनता जो बोल रहे हैं ना, जंगल जमीन हमारा है बोल के सरकार बोल रहे हैं, तो हम शासन में रहते तो तेरा जमीन कैसा होती भाई। सरकार सोचने की ये मतलब है, जनता ने ये चाह रही कि जंगल हमारा है बोल के, सरकार बोल रही नहीं तेरा नहीं होती, शासन हमारा है। सरकार तो अभी पट्टे दे रही है आदिवासियों को, भैया ये रखिए वनाधिकार पट्टा। अब कहाँ मिला, किसको मिला? बीजापुर में कई लोगों को मिला है, मैं बीजापुर की बात कर देता हूँ, बस्तर में कई लोगों को मिला है। मिला होगा, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होती है, वो तो स्वतंत्र रूप से नहीं माना जाता है। क्यों स्वतंत्र क्यों नहीं माना? तो हम इसलिए पहले ने क्या बोले, आपको भूस्वामी के लिए बकायदा दस्तावेज दे रही है सरकार, तो आप तो भूस्वामी हुए ना, मालिक हुए, मालिकाना हक दे रही है आपको सरकार। वो एक छोटा सा पर्सनल मामला है, इससे उसको जीवन सुधारा नहीं होगा ना, जीवन में उसको कहीं अप डाउन बचा हुआ है, उसको पूरा सुधारना है। एक चीज़ को एक जगह देखने से नहीं होता है, ये शुरुआत है। चलो शुरुआत है, अच्छी बात है। लेकिन पहले वो लोग बोलते कि सर पट्टा हमको देना, जमीन पहले जन्म हुआ, जमीन का बाद इंसान हुआ, तो हम जमीन के ऊपर हम अधिकार नहीं चला। जैसे आप लोग उस वक्त पे शामिल हुए थे, तो आपने क्या किया था कि यहाँ के आदिवासियों का विश्वास जीतने के लिए तालाब का निर्माण करवाया, कुएं का निर्माण करवाया,
मैं अंदरूनी इलाकों में जाता हूँ अभी भी रिपोर्टिंग के लिए, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ छोटी छोटी गली सड़कें दिखती हैं। जब मैं पूछता हूँ किसने बनवाया, तो भाई जनताना सरकार ने बनाया। बस्तर के अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सरकार की कोई पहुँच नहीं है आज भी ना। तो आज भी क्या इस तरह के तालाब वालाब के निर्माण हो रहे हैं? नहीं, अभी वर्तमान में नहीं हो रही है। अभी क्या कि फोर्स ज़्यादा घूमने के कारण नहीं कर पा रही है, लेकिन उस समय करते थे। हमको ये विश्वास था कि अभी नवजनवादी क्रांति पूरी होने वाला है, तब शासन को नज़र में आ गई कि हम कुछ दिन ऐसे देखते रह जाएंगे तो हमारे लिए बहुत गला में पानी घुसने वाला है, तो बोल के किए थे। लेकिन हम लोग जो पहले किया था वो चीज़ अभी भी जिंदा है, अभी भी उसको सुरक्षित रख रहे हैं। तो ये चीज़ सत्य। हम लोग कहीं गांव में गली गली रोड बनाते थे, तालाब बनाते थे। अभी सरकार जो मकान बना के दे रही, ऐसी मकान हम लोग क्या करते थे, पैसा नहीं है, हम लोग जो भी हम निर्माण किए, हाँ जो भी किया, तालाब हो, कुआं हो, मकान भी हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल भी हो, हम पूरा टोटल में श्रमदान का बलबूते पर किए थे। हाँ, ये मैंने एक एग्जाम्पल देखा था, रायगुड़ा में एक एनकाउंटर हुआ था सुकमा बीजापुर के बॉर्डर में। वहाँ आज ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि पुलिस के जवानों ने उनके 16 घरों में आगजनी की है। दूसरे दिन मैं रिपोर्टिंग करने जब वहाँ पहुँचा तो हज़ारों की संख्या में ग्रामीण नज़र आए। मुझे बताया गया कि कम से कम आधा दर्जन गांव के लोग हैं ये श्रमदान कर जिनके घर जलाए गए हैं उनका मकान बना कर दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सही है ना। अभी भी जरा अभी आपको तारमेटला में भी दिखाई देता, सरकार दिया नाम के लिए सीट दिया था, उसको पूरा साथ दिया था, जनता ने दिया था। आपको वहाँ भी तालाब मिलेगा, आप कभी जाएगा तो देखें। पीछे जो अदृश्य शक्ति होती है वो माओवाद है। माओवाद है, बिल्कुल। माओवादी बोलने से देख, माओवादी का नाम, माओवादी खाली लोगों को दिशा दिखाती है, रास्ता दिखाती है, इस दिशा में जाएगा तो आपको बहुत बनता है। हुआ बद्रन्ना जी जहाँ केवल और केवल हिंसा ही नजर आ रही है। हिंसा को हम दूसरा रूप से देखना पड़े, पहले वहाँ विकास का रूप देखना पड़े। विकास दुश्मनी कब होता है? विकास तो सरकार पहुंचाने की कोशिश कर रही है ना, रोड़ा तो माओवादी बन रहे हैं। ये विकास शासन पहले करना था, शासन का लापरवाही सरकार से उस समय चूक हो गई। सरकार अपनी चूक मानते हुए वहाँ डेवलपमेंट पहुंचाना चाह रही है, तो माओवादी अब रोड़ा बने हुए हैं। नहीं, अभी भी तो बना सकती सरकार, यदि हम मांग करेंगे तो मांग करेंगे। लेकिन हम देख, फिर नक्सलेट का मांग बोल के नहीं मानना चाहिए। यदि उस दिन भी आपको दिखाई दिया है वहाँ तर्रे में कुछ अब बोल रहे हैं हमको आंगनबाड़ी चाहिए, तालाब चाहिए, स्कूल चाहिए, तो सरकार क्यों कर नहीं करती है? लेकिन बिन सड़क के आप कैसे स्कूल आंगनबाड़ी पहुंचाएंगे? मैं माओवादियों से भी यही सवाल करता हूं कि भाई आप ये कहते हैं हमें स्कूल चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ चाहिए, बस सड़क नहीं चाहिए, नदी नालों में पुल पुलिये नहीं चाहिए। तो भाई सरकार क्या हेलीकॉप्टर से ले जाकर वहाँ मतलब मटेरियल डंप करेगी? ईंट पत्थर रॉड सीमेंट गिट्टी डंप करेगी? बारिश के दिनों में आपको पता है बस्तर के अधिकांश इलाके पूरी तरह से कट जाते हैं शेष भारत से, तो जो कर्मचारी होंगे वहाँ पदस्थ कर्मचारी होंगे वो कैसे पहुँचेंगे उस जगह तक? पहुँचेंगे यदि लोगों को प्रति जीतना है तो हम वो करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं एक विद्यार्थी पहले नहीं बनेगा तो वो टीचर बन ही नहीं सकता है, तो ये सिद्धांत है। और एक रोड का बारे में आप बोल रहे थे, पहले इतना ईमानदार लोक सेवक है ना पूरे देश भर में, 1000 से ज़्यादा नहीं होंगे जो इतनी चुनौतियों का सामना कर जो है ना अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। ये विकास रोड का बारे में बोले मैम, ये प्रश्न पूछे था उस समय, यदि आप जंगल काट के लाते थे उस समय कौन सा रोड का विकास करके जंगल काट के लाए थे? आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट पूछ रहे हैं। बांस काट के लाते थे उस समय आपको रोड का जरूरत नहीं, मैंने आपको जरूरत पड़ा था, आपको रोड का जरूरत नहीं पड़ा। बार बार पास्ट में जा रहे हैं, बीते हुए कल में जा रहे हैं। ठीक है, बीते हुए कल से सरकार ने सीखा है, अब जो है वो अपने वर्तमान के साथ भविष्य को भी सुधारना चाह रही है ना सरकार। हाँ, हम ये इसलिए जनता को बोलना चाहता है कि विकास का नजर आज ये जनता के ऊपर क्यों पड़ा? ये आज तो जन्म नहीं हुआ तो सरकार पहले जन्म थी, लेकिन आज भी विकास करने का जगह दूसरा जगह भी है। वहाँ कितना % विकास किए? आज आप राजस्थान जाके गुजरात में जाके देखा, वहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? वहाँ का लोग आके आज यहाँ व्यापारी कर रहे हैं। यदि अच्छा विकास होता है वो आदमी बस्तर में आके विकास कर, माने व्यापारी कर, रोजगार ढूंढना जरूरत नहीं है। मैंने आज भी देख कहाँ आके कर रहे हैं कि मैंने मैं कल भी एक आदमी आया था, मैं बोला देख आप विकास करने का आपको नक्सली तो वहाँ आर्ट नहीं है ना, आप खुल्ला कर सकते हो, आप जितना करना है तो कर सकते हो। यदि वहाँ विकास हो गया, विश्वास है आपको क्या लगता है? चलिए, देश भर को छोड़ के पूरी सरकार की नज़र केवल बस्तर में है ना? क्यों बस्तर में है? क्यों बस्तर में? इसमें क्या है, यहाँ आपको जानते हैं यहाँ लोहा है और जंगल है, यहाँ खनिज संपत्ति है, उनको संपत्ति का नज़ारा, विकास का नाम नहीं है। वो अभी जो रोड भी बना रही उसी के आधार पर बना रही है, मतलब मैंने ये खनिज संपत्ति यहाँ लूटना है। अच्छा, खनिज संपदा के दोहन के लिए? हाँ, दोहन के लिए जंगल को ले जाना है। इसको ले जाना है तो हमको पहले क्या करना है, जितना भी रहा पहले उसको रोड तैयार करना है, हमारा सुरक्षित देखना है, हमारा विकास का रास्ता ढूंढना है। अच्छा। उनका विकास पहले हो, जनता का विकास बाद में देखें। फायदा तो देखिए, इससे फायदा तो यहाँ के आदिवासियों को भी होगी ना।
उन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचेंगी। अगर वहाँ पे उद्योग स्थापित होंगे तो यहाँ के आदिवासियों को भी रोज़गार मिलेगा, इनकी जीवन शैली में सुधार आएगा। नहीं, आपको एक अनुभव बता, अभी बैरडीला में कितना साल चोरे, वहाँ आजू बाजू में कितने जन विकास हुआ, मेरे को एक उदाहरण बताइए। अभी भी देख, मैं गया रहा बीच में बैरडीला में, आदिवासी सब वहाँ जाके नाली साफ कर रहे हैं। आजकल मजदूरी बर्तन मांजने सीख गए, लेकिन वो विकास किसका हुआ बता? इसको अपन एक सैंपल लेना है। पहले यही आदिवासी मालिक हुआ करते थे अपने जल जंगल जमीन के, लेकिन उद्योग स्थापित होने के बाद ये नौकर बन गए। तो इसको किस टाइप का हम विकास का रूप से जाना जाएगा? इसको कैसा मानेंगे हम अपन जिले 50 टन देना नहीं, हम एक उदाहरण देखना, वो उदाहरण का आधार पर हम आगे बढ़ना है। अच्छा, इसलिए हमारा एक सिद्धांत बताती कम्युनिस्ट पार्टी में, आप एक झाड़ अच्छा फले हैं, फूला है, वो फल ना पक्षी को ढूंढना नहीं जाएगा, वो पक्षी अपने ढूंढते आई, अब ये हम अच्छा फला फूला है, इसको खाना मैं पेट भर लेऊंगा, ये हमारा उदाहरण होती है। तो अब ये सरकार क्या बोलती है, फला फूला जाओ, पक्षी को ढूंढने जाओ। मैंने विकास, मैंने पक्षी को हम जाके फल देंगे तो वो पक्षी मस्त तंदुरुस्त रहेगा, उड़ के चले जाएगा। तो ये विकास नहीं होती है। सरकार मध्यस्थता का काम कर रही है, फल जो है ले जाकर पक्षी को दे रही है। वो पक्षी खा के क्या करेगी, वो उसको विकास नहीं होती, वो खाली पेट भर जाती है, उसके बाद में उसका जीवन पूरा नष्ट हो जाती है। तो ये हमारा एक सिद्धांत था। इसलिए आप यदि बैरडीला का आप उदाहरण ले ले, यदि वहाँ कितना % विकास हुआ, इसी विकास को आप यदि उसी क्षेत्र में जाके प्रसार करो, डेवलप करो, लोगों को आपको एक संगठित करके कुछ भी आप बता सकते कि लोग वहाँ आए कि नहीं। अभी आपको छोटा सा उदाहरण दे, जनता का नाम से तालाब बनाते, वो तालाब में लोग का उपयोग ही नहीं, पैसा मिल गया, खा लिया, अपने जेब भर लिया, और उसके बाद में देखना ना देखना ना लोगों को रहता। लोग जरूर पूछते हैं कि भैया हमारा नाम से बनाया था, हमको उपयोग क्यों नहीं आ रहा? आपने भी तालाब बनवाया? मैं भी तालाब बनाया। अभी मैं पार्टी छोड़ दिया हूँ, आज भी मेरा तालाब में मछली पाल रहे हैं। अब मेरे को बुलाते हैं, यार एक बार आके जाइए यार, 2 मछली खा के चले जाओ। अच्छा, तो ये होता है विकास। कितने तालाब का निर्माण किया? मेरा कम से कम 6-7 तालाब है मेरा। अच्छा, 6-7 तालाब। आप जो तालाब का निर्माण करवाए उसके पीछे उद्देश्य क्या क्या? कृषि के क्षेत्र में थोड़ा मतलब पानी की सिंचाई हो जाएगी, है ना, इसके अलावा भूजल स्तर बढ़ना, ये सब क्या मतलब आप लोग प्राथमिकता रखते थे क्या? हाँ, प्राथमिकता रखते थे ना हम लोग। ये है कि तालाब बनाओ, तालाब बनाने के बाद उसको विकास करना है, खेती करना है, खेती से हम फसल जैसे आ जाएगा, उसके बाद रोड हमारा सही था। पहले तालाब बनाओ, तालाब के पीछे खेती बनाओ, खेती अच्छा फले फूले, तो ये फसल को फिर हम टाउन तक पहुँचाना है, तब रोड का जरूरत है, तब रोड अपने बन जाएगा। उन लोग बोले भैया ये संपत्ति ले जाना कहाँ है, तो वैसे स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ते जाना है। इस हिसाब से हम लोग बड़े बड़े पहाड़ी से भी पानी आता था ना, उसको भी हम लोग सोर्सेस बनाते थे। अच्छा, अभी भी हमारा नक्सली में बहुत बड़ा किताब में इतिहास लिखा हुआ, पहाड़ी से पानी आता है तो पानी को कहीं ना पहाड़ी किनारे किनारे ले जाना, कहाँ तक पहुँचाना, हम लहर भी बनाया था। ये सब बनने वाला था। अच्छा, कितने साल हो गए आपको तालाब बनाकर? हमारा लगभग 20-21 साल पहले हो गया था। मैं तो यहाँ 20 साल बाद भी आज वो तालाब इस्तेमाल में आ रहा है। आज भी लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं खुशी में। आज भी सरकारी मछली ले जाके हम पाल रहे हैं वहाँ। अच्छा, पाल रहे हैं, खा रहे हैं, उन लोग भी खा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बद्रन्ना है जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने तालाब का निर्माण करवाया था जब ये माओवाद संगठन में थे। हालांकि अब इन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया। अब बगल में देखिए, दिखाइए अजय, ये स्विमिंग पूल है। सरकार ने इसका निर्माण करवाया, करीब 6-7 साल बीत गए। शुरू के 4-5 महीने इस्तेमाल में आया यहाँ के लोगों के। जगदलपुर में इस स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया गया, शहीद पार्क के ठीक बगल में, और इसका नाम तरणताल दिया गया है। 4 करोड़ के आसपास लागत लगी, खर्च हुआ। अभी एक भी इंसान इसका इस्तेमाल करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से जनता के पैसों का दुरुपयोग भी होता है। हालांकि बद्रन्ना जब तालाब का निर्माण करवाया, आज से 20 साल बाद भी उस तालाब का इस्तेमाल हो रहा है। बद्रन्ना जी, आपने उस समय तालाब बनाया, आज भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इस तरह के जो काम आप लोगों ने किए हैं, क्या ये एक बड़ी वजह रही यहाँ के आदिवासियों के विश्वास जीतने में? हाँ, विश्वास जीतने में फर्स्ट यही है। अच्छा। बस हमारा ये विश्वास था। हमारा विश्वास जीतने के बताया ना मैं, हमारा सहकार संगम है, जंगल बचाओ कमेटी है, विकास कमेटी है, सहकार संगम। ये क्या है? सहकार संगम बोलने से अपने ग्रामीण बैंक है ना, ग्रामीण बैंक को हम लोग सहकार संगम बोलते हैं। क्या करते थे? वो दान को इकट्ठा करके बीज माने वितरण करती है। अच्छा। बीज वितरण करती है, रिटर्न भी लेती है सभी ग्रामीणों से। सब ग्रामीण को, माने एक गांव में एक ग्राम कमेटी है, माने सहकार संगम रहती है। जिसको बीज का जरूरत है वो खुद बीज बांटती है, फिर रिटर्न ले लेती है, तो उनका काम करती है। हम आज तो ऐसा कुछ दिखता है, अभी भी है, तो नहीं तो यहाँ आप भी कहीं देख लीजिए। और क्या है सहकार संगम के अलावा? और सहकार संगम में करती है
अपन जंगल बचाओ कमेटी अभी भी है जंगल बचाने में। मैंने हम लोग सरकार को बोले हैं जंगल मत काटना बोल के, यदि पब्लिक भी काटने चालू हो गया तो इसमें फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घुसती जरूर है मगर वो जहमत नहीं उठा पाती ना, पेड़ काट नहीं उठा पाते। लेकिन फिर ग्राम में भी हम लोग एक फॉरेस्ट कमेटी बनाए थे इसलिए, अच्छा, इसलिए जंगल बचाओ कमेटी बोलते हैं। और क्या किया था आपने? तो ये कराए थे हम लोग, तो टीचर मैंने स्कूल भी चालू किया, डॉक्टर बोले बनाए थे। हालांकि जनता सरकार के जो स्कूल हैं अबूझमाड़ के अलावा किसी और इलाके में नहीं, यहाँ भी है लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा, हमारा वैसे गोपनीय रूप से रहेगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्योंकि पुलिस जाकर उसको तोड़फोड़ कर देती है, तो इस वजह से जो है शायद उसको अब ओपन नहीं किया जाए। ओपन नहीं किया। आपको एक डॉक्टर आपको उस दिन मैं तर्रे में देखा रहा, वो उन्हीं का डॉक्टर है, आए थे आप लोग का वीडियो में मैं देखा रहा, तो पूछे कि वो देख किस टाइप का वो मैंने लोगों को विश्वास जीत के वो किस टाइप का वो मैंने लोगों को सेवा करने भावन में भिड़े थे। ये सरकारी दवाइयाँ लेकर खड़े थे बाकी, लेकिन दवाई सरकारी का है, सेवा हमारा है। तो ये ऐसी रीति रहता है। अच्छा, ये हमारा है। और क्या शुरू किया था? अभी आपको छोटा सा और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जनता ना सरकार देखे, एक समय पुलिस को देखने से घबराते थे, डरते थे। एक ड्रेस पहने, मैं एक ऐसी फुल ड्रेस पहनेगा तो सरकारी आदमी बोल के लोग डरने लगते थे। हम बहुत बड़ा अभी मैंने जीत गए कि विश्वास बड़ा आता यही है। आज जो ऐसी ड्रेस लोग को डरने नहीं, पीछे नहीं हट रहे हैं। नहीं डरते हैं। मैं जब जाता हूँ अंदरूनी इलाकों में रिपोर्टिंग करने, तो वहाँ के जो युवा हैं वो हमको बताते हैं कि भाई पुलिस आती है तो हम पूरा गांव खाली कर देते हैं, है ना, सिर्फ महिलाएं और बुजुर्ग पुरुष रहते हैं वहाँ पे। नहीं, वो गांव में रहेंगे। अभी देख वो लोग कहाँ रुक करने लगा है, कैंप तरफ रुक करने लगा। आपको ये थोड़ा सिस्टम को चेंज करना पड़े, इसको सिस्टम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप गांव में जाने से दौड़ने लगेंगे, कई किलो वहाँ पकड़ेंगे तो नक्सली बोल के लाएंगे। अभी उन लोग रुक कहाँ कर दिया, सीधा कैंप तरफ रुक करने लगा। वो अभी पुलिस को हिलने नहीं देंगे ना जुलने नहीं देंगे। पहले जैसा एनकाउंटर करके ना वहाँ ला सकेगा ना, यदि ये खुद जाके वो रेकी कर सकता है। बदरन्ना जो कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि ग्रामीण जो है जब इनके इलाकों में पुलिस एंटी नक्सल ऑपरेशन के नाम पे जाती है तो वहाँ पे जो युवा हैं वो अक्सर गांव को छोड़कर भाग जाते हैं, पहाड़ का सहारा या जंगल का सहारा ले लेते हैं। उन्हें इस बात का डर रहता है कि पुलिस जो है उन्हें फर्जी केस में गिरफ्तार कर लेगी या एनकाउंटर कर लेगी। लेकिन वही ग्रामीण जो पुलिस को देखकर भागते थे, अब पुलिस के कैंप के सामने आकर सीधे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस कैंप को हटाने की मांग को लेकर। यही कह रहे हैं। ये हमारा जीत का बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, लोगों को शिक्षित दिया यही है, हमारा विकास का रास्ता यही है। लोगों को विश्वास जीतना, उनको आज यहाँ खड़े करने हैं। ये हमारा नवजनवादी क्रांति में एक टन बहुत बड़ा खड़े होने का मुद्दा है। अच्छा, आप इसे जीत मानते हैं? जीत मान लेते हैं इसको। आज देख आप वो लड़ाई किस टाइप का चल रहा है, आपको थोड़ा सा दिखाई देने से देख, एक गाँव नहीं है, एक घर नहीं है, एक आदमी बांट के आने लेकर आए। आज पुलिस को खुद अभी कैंप से बाहर निकालने का डर लगने पड़ा। एक समय इन लोगों को हम दादा बोल के जंगल में घूम के पकड़ के लाते थे। आज ना किसी को एनकाउंटर कर सकता है, नहीं तो वो कैंप से निकालने के लिए 50 बार सोचने लगेगा। अभी सुरक्षित ही नाम मैंने लोग बोलते हैं कि जनता का सुरक्षा के लिए पुलिस घर है। अभी जनता का सुरक्षित नहीं है, अभी पुलिस को सुरक्षित करने लगा है हमारा जनता ना सरकार। जनता ना सरकार पुलिस को सुरक्षित कर रही है। हथियार के दम पे तो आप किसी भी हाल में इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। नहीं तो इसलिए अभी कौन हथियार लेके थोड़ी कैंप के पास जा रहे हैं। अच्छा, हथियार लेके थोड़ी जा रहे हैं, इसलिए बिना हथियार का जाके आज पुलिस को सुरक्षित भी हो रहा है, अपने जान भी सुरक्षित हो रहा है, अपने जंगल भी सुरक्षित रहेगा। अभी सिस्टमेटिक चेंज होगा, इसको थोड़ा कब तक चलेगा? ये तो चलेगा। अभी नवजनवादी क्रांति का मतलब है ना दीर्घकालिक संघर्ष। ये तो नाम रखा गया है ना सरकार। अभी तो आप बोलेगे तो ये चलेगा। हम इंसान जब तक जीवित है तब तक ये चलते रहेगा, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा तो होते रहेगा। आपको नया नया मोड़ से दिखाई देगा, नया नया सिस्टम से दिखाई देगा। बिल्कुल। पिछली दफ़े जब मेरी मुलाकात DKSZC मेंबर विकास से हुई थी तब मैंने उनसे चर्चा किया था इस विषय पे कि आप हथियार के दम पे तो बहुत लंबे समय तक नहीं लड़ सकते इस लड़ाई को, क्योंकि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 सालों के अंदर माओवादियों का जो आधार क्षेत्र है उसमें गिरावट आई है। वहाँ पुलिस कैंप स्थापित हो चुके हैं, सड़कों का निर्माण कार्य हो चुका है, माओवादियों का जो आमदरफ्त होती थी, जो घटनाओं को अंजाम देते थे, उसमें गिरावट आई है। तो उस लिहाज से यदि देखा जाए तो माओवादियों का जो इलाका है वो सिकुड़ते जा रहा है। तो क्या इससे माओवाद का खात्मा है? तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि आपको हमारी लड़ाई अब अलग स्वरूप में नजर आने लगी। हाँ, ये बिल्कुल तो बिल्कुल ये बदलावा स्वरूप, बिल्कुल बदलावा है। तो अभी सरकार सोचेगा, आप भी सोचने लगा। अरे एक समय पुलिस को पूछ ली ना, एक समय डर के भागने वाले थे, आज हमारा कैंप तरफ रुक करने लग रहा है। फिर तो आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक सरकार जो कहती है उस पर अपने एक तरीके से क्वेश्चन मार्क जो था वो हट रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ये माओवादियों के क्रांति का बदलावा स्वरूप है लड़ाई का, है ना?
मतलब सरकार जो कहती है कि सिलगेर में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में माओवादियों का हाथ है। नहीं, वो तो कुछ भी रख लेना, हमको नहीं है। अब जनता ना सरकार वहाँ चल रही है, हम जनता का नाम, माओवादी का नाम नहीं लेना हुआ। जनता ना सरकार चल रही है। जनता आज आपको सुरक्षित करने में आया, अपने सुरक्षित रहते हुए, आप पुलिस को सुरक्षित करते हुए। आपका कैंप के ऊपर अभी हमला नहीं होगा, पुलिस कोई नहीं मरेगा, ना पब्लिक मरेगा, ना जंगल का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, मैं खुद देख रहा हूँ लगातार। ये आएगा, इसको अभी सरकार क्या बोलेगा, अभी नया रूप सरकार भी लेगा। हम यदि नया रूप अपनाया, सरकार फिर नया रूप लेगी, तो फिर आप मेरे से मिल लेना, फिर एक बार बात कर ले। उसके बाद फिर जो है आप लोग लड़ाई का स्वरूप बदलेंगे। हाँ, बदलेगा। ये इसलिए बोलते हैं ना, ऊहमू एत्तगड्डा तेलुगु में बोलते हैं। ऊहमू बोलने से हमारा नवजनवादी क्रांति कम्युनिज्म लाना है। ऊहम एत्तगड्डा बोलने से टेक्निक, इसको टेक्निक बोलते हैं। ये टेक्निक हमेशा बदलते रहता है। अच्छा, इसको टेक्निक बोलते हैं। रणनीति बदलता जाता है हमारा। रणनीति एक बराबर नहीं रहता है। इसी को कोई नहीं जानने वाले क्या बोलते हैं, नक्सली अभी भटक गए सिद्धांत से, नहीं तो नक्सलेट पहले ऐसे थे, ये लेकिन वो बदलाव हुआ शुरू। बदलाव नहीं है, वो हम बदलाते गए। हाँ, वही कह रहा है। मतलब रणनीति में जैसे ही आप लोग तब्दीलियां लाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये सिद्धांत से बदल गए, विचारधारा से बदल गए। ऐसी नहीं होता है, वो हमारा सिद्धांत में लिखा हुआ है। अच्छा, सिद्धांत में लिखा हुआ, सिद्धांत में लिखा हुआ है। सिद्धांत में लिखा हुआ। तो समय समय पर बदलते हुए समय को देखते हुए आप टेक्निकल को चेंज करना है। अच्छा, रणनीति बदलना है। सरकार क्या बोलती है, वहाँ नियम बनाती है, यही नियम को यहाँ पालन करो बोलती है, वो नहीं हो पाती है। हमारा सिद्धांत एक ही है, लेकिन ये बदलता जाता है। ये आपको दूसरा नज़र से दिखाई देता है। अभी नक्सली ये कमजोरी हो गया, नहीं तो अभी उनके पास हिम्मत नहीं है, अब तो आपको ऐसी लग रहा है। लेकिन ये नहीं देख रहे कि हम कहाँ पहुँच गए। अभी हमारे लोग अंदर घुस गए। अभी मैं एक उदाहरण भी बोलता, अभी सिलेंडर सिस्टम तो बनाए है, अब आपको कितना % हो जा, पूरा नक्सली सही असली डर के वजह सिलेंडर हुआ, नहीं तो उस कुछ विचारधारा में कुछ बदलाव आया। नक्सलियों की प्लानिंग का कोई हिस्सा तो नहीं है? हिस्सा तो नहीं है, ये भी बात है। यदि मैं मेरे के और पत्रकार भी पूछा रहा, कल का दिन ये जितने नक्सली आया था, इन लोग एक दिन बंदूक लेकर साला जंगल में चले जाएंगे तो सरकार क्या करेगी? तो वैसे भी हो सकता है। तो ये चीज संभावना है, होता है, युद्ध में होता है। हमारा आपसे चर्चा करता हूं तो ऐसे लगता है जैसे मैं किसी माओवादी सदस्य से ही चर्चा कर रहा हूं। आप मुझको कभी आत्मसमर्पित नक्सली नहीं लगे। क्या आप भी उसी प्लानिंग के हिस्सा तो नहीं है? नहीं, देख आप सोच के देख, हमको चाइना में ऐसी हुआ था, हम इसलिए बोलते चाइना के उदाहरण में मैंने क्रांति लाने में हम कहीं मेहनत करना पड़ा, कहीं कष्ट उठाना पड़ा। हम टेक्निक सरकार जैसी बोलते हैं, सरकार में हम लोग एक कीड़े टाइप का बनना पड़ता है। लेकिन उस कीड़े बन गए तो बोले नक्सलेट खत्म नहीं होगा, ये सोचना उनका शासन का गलती है। वो विचारधारा लगा, हमारा विचारधारा सही है। हम टेक्निकल बदलते जाते हैं, समय बदलता है। तो इसी हिसाब से देखना। अभी मैं एक बार ये भी बोला, नक्सलाइट इतने सालन रोआ बोल रहे हो, इसमें आपका कमी तो कहीं नहीं है। इसमें भी आपका दिल के अंदर कोई घुस तो नहीं रहा है। हाँ, आपके सिस्टम के अंदर कोई घुस तो नहीं, कमजोरी नहीं है, आपका सिस्टम में कमजोरी है। लोगों को बोलने के लिए नहीं है कि मैं इतने जन सालन रो गए तो खत्म हो गए। ये वास्तव में खत्म हुआ, वो आदमी तो जीवित तो है ना, जीवित तो है, खत्म तो नहीं हुआ। अब उसका स्वरूप क्या होने वाला? कैसे खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती है, ये है। जैसे आपकी विचारधारा खत्म नहीं हो सकती है। मैं तब तक जीवित है तो मैं खत्म नहीं हो सकती, कम्युनिस्ट विचारधारा ही रह जाएगी। तो ये बद्रन्नाथ थे, इनसे हम चर्चा किए, माओवाद समस्या को समझने की कोशिश किए। हालांकि हम पिछले लंबे समय से कोशिश यही कर रहे हैं कि आत्मसमर्पित माओवादियों से चर्चा कर नक्सलवाद किस तरीके से पनपा, किस तरीके से फ़िलहाल पोषित हो रहा है, नक्सलवाद की जो गहरी बातें हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। और बद्रन्नाथ से जब भी बात करते हैं कुछ नई चीज़ें निकल कर आती हैं। जैसा कि उन्होंने आज हम बताया कि जब 80 के दशक में माओवाद का प्रादुर्भाव हुआ था बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, तो उसके लिए इन्होंने आदिवासियों का विश्वास जीतने के लिए तालाब, नहर, इन सारी चीज़ों का निर्माण करवाया था, जिसका इस्तेमाल आज भी वहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। अब चूंकि सरकार इस तरह के स्विमिंग पूल का निर्माण करवा देती है जिसका इस्तेमाल 2-3-4 महीने तक ही हो पाता है, उसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं और जनता के मोटी कमाई का एक बड़े हिस्से का जो है विकास के नाम पे इस तरीके से बंदर बांट किया जाता है। सरकार को भी चाहिए कि वो जनता के पैसे का जो इस्तेमाल कर रही है वो सही जगह पे करे। इसके अलावा माओवादियों के बदले स्वरूप को भी समझने की बहुत ज़रूरत है, जिस ओर बद्रन्नाथ इशारा कर रहे थे। वो बहुत गंभीर मसला है और सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। बहरहाल आज के हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। यदि आपको हमारे रिपोर्ट्स पसंद आते हों तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।